नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। संजीव गुंजन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 7 से जैव विकास से जो प्रश्न आते हैं आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में या किसी भी एग्जामिनेशंस में, उसके सही प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जैव विकास का अर्थ हो गया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जब हुई थी तो किस प्रकार से यहाँ विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। तो उससे हम प्रश्नों को देखते हैं। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर है जो आप देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि पूर्व वातावरण में उपस्थित था, मतलब वातावरण से पहले पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ उपस्थित था। तो मीथेन भी था, जल में हाइड्रोजन, अमोनिया, ये तीनों उपस्थित था। अर्थात इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। वातावरण से पूर्व ये सभी अमोनिया, मीथेन और जल में हाइड्रोजन की उपस्थिति हो गई थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी। तो ओपेरिन द्वारा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संबंधी पुस्तक को लिखी गई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। मिलर के उपयोग में लाया गया था क्या क्या चीज़। मिलर महोदय ने जो प्रयोग किया था तो उपयोग में लाए थे CH4 अर्थात मीथेन, NH3 हो गया, अमोनिया, उसके बाद हो गया नाइट्रोजन और जल। ये 4 चीज़ों को उन्होंने प्रयोग में उपयोग किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। तो ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूलन का जो विकिरण है ना, इसमें अपसारी क्रम विकास का उदाहरण है। निम्नलिखित में कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। कार्बनिक विकास यानी कि क्रम से जो विकास का क्रम था उसमें महत्वपूर्ण प्रमाण किसका मिलता है। तो समजात एवं अवशेषी अंगों से जीवों के समजात अंग के द्वारा और उसके अवशेषी अंग के अध्ययन से कार्बनिक विकास के महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, एकीडना है योजक कड़ी। एकीडना को कहा जाता है योजक, मतलब दोनों कड़ी को, दो अलग अलग स्पेसीज को जोड़ने की कड़ी होती है, इसे एकीडना कहते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो पर यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम लोग देख रहे हैं जैव विकास चैप्टर 7 बायोलॉजी क्लास 12 के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 7 की तरफ देखते हैं। क्या है, किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। किसी जीव का जब विकास होता है उसके क्रमिक विकास को फाइलोजेनी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फाइलोजेनी किसी भी जीव के विकासीय इतिहास को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था। यानी कि कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकालीन यानी कि आरंभ के वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था। तो इसका आंसर हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले शुरू में आरंभ में नहीं था। जब बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर जब विस्फोट के बाद पृथ्वी का सृजन हुआ तो पृथ्वी आग का एक धधकता हुआ गोला था। इसके ठंडा होने के बाद यह धीरे धीरे इस पर H2O और हाइड्रोजन इत्यादि बनना शुरू हो गया, जिसके बाद ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। अगले प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, फिलोसॉफिकल जूलॉजी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो लैमार्क साहब ने फिलोसॉफिकल जूलॉजी के लेखक थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए है। ये हो गया आपका 9 नंबर प्रश्न। 10वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डार्विन महोदय ने कहा था कि वैसे जीव जंतु पृथ्वी पर सर्वाइव कर सकते हैं जो समय के साथ अपने आप में परिवर्तित करते हैं और योग्यतम के आधार पर, यानी कि जो वातावरण के अनुसार अपने आप में परिवर्तित करते हैं वे सभी सस्टेनेबल है। जो परिवर्तित नहीं करते हैं, योग्यतम आधार के उत्तरजीविता को नहीं प्राप्त करते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था। तो अर्जित गुण, जब गुण अर्जन किया जाता है वातावरण के प्रभाव से तो इसे अर्जित गुण कहा जाता है। यह सिद्धांत लैमार्क महोदय के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने प्रोबायोटिक संरचनाओं को कोएसरवेट के नाम दिया। तो वैश्य वैज्ञानिक का नाम था काल्विन मेल्विन ने इन्हें इन संरचनाओं के प्रोबायोटिक संरचनाओं के विषय में कोएसरवेट नाम दिया था। उनका नाम था काल्विन मेल्विन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, कीट एवं पक्षी के पंख दिखलाते हैं। कीट यानी कीड़े मकोड़े और पक्षी के पंख जो है अभिसारी उद्विकास दिखाते हैं। दोनों के ओरिजिन अलग अलग होते हैं जो उड़ने में मदद करते हैं। पक्षी के पंख और कीट के पंख का जो ओरिजिन होता है वो डिफरेंस होते हैं। एक में अलग बोन्स होते हैं या उनके जो संरचना होती है वो डिफरेंट, बट दोनों का जो काम है वह उड़ने में मदद करता है, इसलिए इसे अभिसारी उद्विकास की श्रेणी में रखा गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 14 को देखिए, निम्नलिखित में संयोजक कड़ी है। जो किसी भी जीव जंतु के प्राचीन परंपरा से वंश को जो जोड़ता है उसे संयोजक कड़ी कहते हैं। इसमें एकिडना दिया हुआ है, पेरिपेंटस और प्रोटोप्टेरस, ये सभी संयोजक कड़ी है। उपयुक्त सभी इसमें जो संयोजक कड़ी है ये सभी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 12 के एग्जाम में पूछे गए हुए प्रश्न है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को सरसरी निगाह से एक बार देख कर लें और उनका नोट्स बना लें, जिससे कि आसानी से हम इसको संग्रह कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषी अंग है। मनुष्यों में जो अवशेषी अंग है जिसका कोई उपयोग नहीं होता है वो कौन कौन से अंग हैं? तो कर्ण पेशियां जो होती है ना कान के बाहर, बाह्य कर्ण, ये अवशेषी अंग है। उदर पेशियां, ये सभी अवशेषी अंग है। और खोपड़ी की पेशियां, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये सभी इनमें से सभी जो कि मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषी अंग हैं। अगले प्रश्न को देखिए, मेसोजोइक युग किसे कहते हैं? मेसोजोइक युग जो हो गया ना, सरीसृपों के युग को मेसोजोइक युग कहा जाता है। इसका उत्तर आपका हो गया सी, मेसोजोइक युग सरीसृप से संबंधित है। इसके बाद अगला देखिए, पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत हेकल द्वारा दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। फिलोसफिकल जूलॉजी पुस्तक किसने लिखा था? अभी हम लोगों ने देखा है कि फिलोसफिकल जूलॉजी के पुस्तक के जो लेखक है लैमार्क महोदय। इसका आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, प्रथम कशेरुकी एवं प्रथम स्थलीय पौधे किस युग में प्रकट हुए थे? तो ये थे जो दोनों प्रकट हुए थे डिवोनियन युग में प्रकट हुए थे। इसका उत्तर हो गया सी। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसके उदाहरण है? तो किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का उदाहरण होता है या? इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? आनुवंशिक अपवाहन, जेनेटिक ड्राफ्ट जो हो गया, जिनकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है उस अगली पीढ़ी में होता है। अपवाहन मतलब एक जीन से दूसरे पीढ़ी में जब ट्रांसफर होता है तो जीन तीव्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अगली पीढ़ी में देखा जा सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है, एस एल मिलर संबंधित है। एस एल मिलर जो है ना वह जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। इसका आंसर ये है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना युग्म समझात है? तो संरचना जो युग्म एक जैसा है तो चमगादड़ और घोड़े के अग्रपाद होते हैं, जिसका संरचना एक जैसा और काम अलग अलग। चमगादड़ का जो आगे का जो अग्रपाद होता है, अगला बाह जो हो गया उसका अग्रपाद, वह उड़ने मदद करता है, जबकि घोड़े का अग्रपाद उसे दौड़ने या चलने मदद करता है। तो दोनों का ओरिजिन सेम बट वर्क डिफरेंट हो गया। आगे का भाग हो गया एक से उड़ रहा है और दूसरा उससे चल रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, किन प्रमाणों से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी से अधिक निकट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोसोम्स एवं हेट्रोसोम्स के डीएनए से यह पता चलता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी के अधिक निकटस्थ थे। अगला प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न है, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? डायनासोर जो थे ना मीसोजोइक ईरा में उपस्थित थे और इसकी प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो गई। इसके बाद आइए 26वां प्रश्न को देखिए, कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ओपेरिन एवं हेल्डेन महोदय ने इसके बारे में बताया था कि कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, यानी कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा डेवलपमेंट हुआ था, इस सृष्टि का विकास आरंभ हुआ था। इसके बारे में ओपेरिन एवं हेल्डेन ने बताया था। 27वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है? तो जीवाश्म यानी कि फोसाइल के द्वारा हमें जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है। तो जीवाश्म की जो होती है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है, फैक्टर होता है, जिसके द्वारा हम जैव विकास की धारणा और उसके प्रमाण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि सरलतम जीवों की उत्पत्ति स्वतः अजीवित पदार्थों से नहीं हुई है? तो इसके बारे में मॉस को गर्म करके निर्जमीकृत जार में रखने पर खराब नहीं होता है, यह प्रयोग किया गया था। इस प्रयोग के आधार पर यह पता चला कि सरलतम जीवों की उत्पत्ति स्वतः अजीवित पदार्थों से नहीं हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न है, मानव के पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की थी उनको क्या कहा गया? क्रोमेनॉन मानव। जिन्होंने पूर्वज के रूप में गुफाओं में चित्रकारी किए उनको क्रोमेनॉन मानव कहा गया। याद रखें, क्रोमेनॉन मानव थे जो गुफाओं में चित्रकारी किए थे। अगला देखते हैं 30वां प्रश्न क्या है, योगतम की उत्तरजीविता विचार किसने प्रस्तुत किया था? अभी हम लोग ने चर्चा किया था, डार्विन महोदय ने योगतम की उत्तरजीविता के विषय में प्रस्तुत किया था कि वो
वैसे जीव ही जीवित रह सकते हैं जो उत्तरजीविता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रकृति में जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं और ढाल पाते हैं। तो इस सिद्धांत के बारे में जो प्रस्तुत किए वो डार्विन महोदय थे। 31वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मिलर के प्रयोग से निर्मित हुआ? तो मिलर जो थे ना एलानिन द्वारा इससे प्रयोग को किया था, इसका आंसर डी हो जाएगा। आज का जाते हैं 32वां प्रश्न पर, हार्डी वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति के कारण? तो हार्डी वेनबर्ग जो नियम था ना उसको लागू किया जा सकता है उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन और पुनर्संयोजन इन सभी की अनुपस्थिति में इसके विषय में प्रतिपादित किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न क्या कर रहा है, इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण के दौरान काले रंग के कीटों की संख्या भूरे रंग के कीटों से अधिक हो गई थी। यह एक उदाहरण है गहरे रंग वाले कीटों का प्राकृतिक चयन। इंग्लैंड में घटना घटी थी जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ज़्यादा इंडस्ट्री बनाया गया था। उस समय काले रंग के जितने भी इंसेक्ट थे ना इसकी संख्या भूरे रंग में कन्वर्ट हो गए थे, अधिक हो गई थी। तो भूरा यानी कि ब्राउन कलर में उनमें इफेक्ट पड़ा था। इसका उदाहरण था कि गहरे रंग वाले कीटों का प्राकृतिक चयन नेचुरल रिसोर्सेज से सिलेक्शन हुआ, जिस कारण से इनका परिवर्तन हमें देखने को मिला। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करें और आप अच्छा खासा एक नोट्स बना लें। आगे डिस्क्रिप्टिव भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न उत्तर भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, सभी प्रश्नों को बिंदुवार हम लोग विश्लेषण करेंगे। 34वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है? तो संश्लेषणात्मक विकास जो हो गया, यह जीन परिवर्तन, जीन की आवृत्ति जो होती है ना उसके परिवर्तन का कारण माना जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसको नोट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगला 35वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक समष्टि या आबादी में लाए जाने वाले जीन की कुल संख्या कहलाती है जीन पूल। एक तरह के जीवों की जो आबादी होती है, समष्टि होती है, उसमें लाए जाने वाले सभी जीनों की संख्या को जीन पूल कहा जाता है। 36वां प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फैविज्म कहलाता है? तो फैविज्म क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी से यह फैविज्म होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 25 आते हैं 37वां प्रश्न की तरफ। नियो डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत के मुख्य परिवर्तन क्या किया गया था? किया गया है कि प्राकृतिक चयन की व्याख्या, मतलब नियो डार्विनिज्म जो हो गया ना, डार्विन की व्याख्या के बारे में परिवर्तन किया था। तो उन्होंने बताया था प्राकृतिक चयन मतलब नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ही जीवों की वृद्धि और समृद्धि संभव है, इस कारण इसको प्राकृतिक चयन की श्रेणी में रखा गया। अतः नियो डार्विनिज्म जो है ना, डार्विनिज्म के सिद्धांत में परिवर्तन सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर किया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसे आप लोग अपने नोट्सबुक में नोट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 38वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्राकृतिक चयन द्वारा जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई थी, डार्विन के द्वारा लिखा गया था। प्राकृतिक चयन के बारे में भी हम लोग चर्चा की है, डार्विन के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आर्कियोपटेरिंग्स संयोजक करी है। तो आर्कियोपटेरिंग्स जो होते हैं ना, सरीसृप और पक्षी के बीच में एक ऐसा पक्षी है आर्कियोपटेरिंग्स जिसके मुंह में दांत हुआ करता था और पक्षी श्रेणी में था। तो यहाँ से सरीसृप श्रेणी में कन्वर्ट होने के लिए जो संयोजक कड़ी के रूप में माना जाता था उसे आर्कियोपटेरिंग्स कहते हैं। अगला आता है 40वां प्रश्न। ड्रायोपिथिक्स इनमें से किसमें अधिक समान है? ड्रायोपिथिक्स इनमें किससे के अधिक समान है? तो एच के ज़्यादा समान होते हैं ड्रायोपिथिक्स। इस तरह से हम लोगों ने 40 प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपका जैव विकास चैप्टर 7 से संबंधित है। वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।